तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई प्रिंसेस चुनयान के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर उन लोगों को एक सेकंड क्लास का रूम मिल जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में वहाँ पे मौजूद एक लड़की से वो फर्स्ट क्लास का रूम लेने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे मौजूद सब लोग उसे ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उसे समझा रहे थे कि वो बाद में आई है तो इसीलिए उसे बाद वाला ही टोकन लेना चाहिए। मगर वो गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर एक टाइगर होता है जो कि प्रिंसेस की एक बीच से जान बचा लेता है, मगर ग्वान उसी पर आकर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो टाइगर गुस्से में आ जाता है और उन पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। और उन्हें बचाने के लिए फिर वहाँ पर योंगफाई आ जाता है। योंगफाई अपने लेजेंडरी कमान के जरिए उसे मारने ही वाला था कि इतने में फिर वो लड़की बीच में आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए उसे मारने की कोशिश करती है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो बीच इतना पावरफुल होता है कि उस पर किसी भी स्वॉर्ड और एरो का असर नहीं हो रहा था। ये देखते ही योंगफाई फिर गुस्से में अपनी लेजेंडरी कमान को फिर से बाहर निकाल लेता है और उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और फिर प्रिंसेस उन सब लोगों को उस टाइगर को मारने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे अपना पेट बना लूंगी। और वो टाइगर भी उसकी बात मान लेता है और उसका एक छोटा सा पेट बन जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे केरे फ्री सिटी की तरफ जा रहे होते हैं और क्योंकि वो लोग ऊँटों का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसीलिए वो लोग काफी स्लो स्पीड के साथ वहाँ पर पहुंचे थे। मगर जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं तो ग्वान उन लोगों से कहता है कि फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये है सिटी ऑफ लिबर्टी, जिसे सिटी ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। तो योंगफाई और प्रिंसेस दोनों ही बाहर निकल आते हैं और वो लोग उस जगह को देखते हैं तो वहाँ पे हर जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स होते हैं और उन माउंटेन्स के बीच में उन्हें एक बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है। उस शहर के बीचों बीच एक सेक्ट भी मौजूद था जिसका नाम शेनलान सेक्ट था। और प्रिंसेस कहती है कि शेनलान सेक्ट, क्या ये वाकई में इतना अच्छा सेक्ट है कि जितनी तुम इसकी तारीफें कर रहे हो? मुझे कुछ इसके बारे में बताओ तो सही। तो ग्वानो ने बताता है कि शेनलान सेक्ट पूरे टियानयुआन कॉन्टिनेंट में टॉप के सेक्ट्स में आता है। पूरी दुनिया में जितने भी फेमस कल्टीवेटर्स हैं उनमें से ज्यादातर शेनलान किंगडम्स के ही हैं। इस सेक्ट से मार्शल आर्ट सीखने के बाद ये कल्टीवेटर्स पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और अपने सेक्ट का नाम रोशन करते हैं। ये सेक्ट हर किसी को अलाउ करता है, चाहे कोई मैजिशियन है या फिर कोई ड्रैगन नाइट है, हर कोई यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। इस सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट बुक्स भी हैं जो कि इस सेक्ट के अंदर छुपी हुई हैं। अगर तुम्हें उनमें से एक आध भी बुक मिल जाती है तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, मगर उन बुक्स तक पहुँचने से पहले तुम्हें इस सेक्ट में अपनी जगह बनानी होगी और एक खास डेजिग्नेशन पोजीशन मिलने के बाद ही तुम्हें उन बुक्स तक एक्सेस मिल पाएगा। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम कोई अच्छी सी बात बताओगे, तुमने तो मेरा टाइम जाया किया है। मगर योंगफाई को उस सेक्ट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। वो कहता है कि ओल्ड मास्टर ने कहा था कि मुझे फ्रीडम सिटी में वो जवाब मिल सकता है जिसकी मुझे तलाश है और मुझे ऐसा फील होने लगा है कि शायद वो सही कह रहे थे। शेनलान सेक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है कि जो मेरे पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग शेनलान सेक्ट की तरफ निकल जाते हैं, मगर वो लोग जब एक बाजार के बीच में से गुजरते हैं तो वहाँ पर हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। कोई कुछ बेच रहा होता है और कोई कुछ खरीद रहा होता है। इतने में डोंग को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है क्योंकि उस गली में तो हर जगह खाने पीने की ही खुशबू आ रही होती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी आ रहा था और वो योंगफाई को बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए कुछ खाने की चीजें लेके दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मगर योंगफाई उसे बार बार समझाता है कि प्लीज थोड़ी देर तक संभाल लो खुद को, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाते ही कोई बंदा हमें पहचान ले और फिर से हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। हमें खुद को यहाँ पर लो प्रोफाइल शो करना है। इतने में ग्वान पीछे झांक कर देखता है और कहता है कि क्या हुआ इसे? ये कहने की देर थी कि हवा के झोंके की वजह से डोंग के मुंह से निकलने वाला पानी सीधा उसके मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या चीज है? तो डोंग कहता है कि ये मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुमने मेरे आंसू खा लिए हैं, इसीलिए तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन से मेरे लिए एक ऑर्डर लिखो। ये सुनते ही ग्वान फौरन से उसके लिए एक नोटबुक निकालता है और ऑर्डर लिखना शुरू कर देता है, जिसके बाद डोंग उसे एक के बाद एक मजे मजे की खाने की चीजें बताना शुरू कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस सेट के बिल्कुल पास
आकर रुक जाते हैं और योंगफाई जैसे नीचे उतरता है तो हम देखते हैं कि उसका गेटअप थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है और प्रिंसेस भी नए कपड़ों में उतर आती है। वो दोनों ही उस सेट के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हुए होते हैं और योंगफाई जब प्रिंसेस के कपड़े देखता है तो वो कहता है कि तुमने ये कपड़े कब खरीद लिए? पूरे रास्ते में मैं तुम्हें देखता आ रहा था, तुम्हारे पास तो कोई ड्रेस नहीं थी। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और तुम्हें मेरे कपड़ों को लेकर ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तुम अपने कपड़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते? और जरा देखो तो सही कितने बेकार किस्म के कपड़े खरीदे हैं तुमने, क्या तुम इसे ड्रेस कहते हो? तो योंगफाई उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े लिए हैं ताकि मैं गरीब दिख सकूं। हमें वैसे भी खुद को लो प्रोफाइल शो करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास पैसे बहुत सारे हैं, वरना हर कोई हमें लूटने की कोशिश करेगा। मगर प्रिंसेस उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी बेकार सी सोच क्यों रखते हो और मुझसे इस तरह अकड़ का तो बात बिल्कुल भी मत किया करो। मगर दूसरी तरफ वो लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि गुआन अपने साथियों के साथ प्रिंसेस के दिए हुए पैसों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा पैसे कभी भी नहीं देखे थे। वो खुद पर ही पैसों की बारिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो फौरन से योंगफाई के पास जाता है और कहता है कि सुनो सीनियर, आज से पहले मुझे कभी भी इतना मजा नहीं आया। तुम लोगों ने जितने मुझे पैसे दिए हैं मेरे लिए तो ये 3 साल के पैसों के बराबर हैं। सच में ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर रहेगा। मगर योंगफाई कहता है कि हाँ, मगर ये सफर अब खत्म हो गया है। तो दूसरी तरफ गुआन कहता है कि चलो फिर साथ में चलते हैं। ये बात सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम अब भी हमारे साथ चलोगे? और फिर योंगफाई कहता है कि हम लोग जहाँ आना चाहते थे हम लोग वहाँ पर आ गए हैं, अब तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? तो गुआन उन लोगों को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ इस अकेडमी के अंदर जाने की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास थोड़े से पैसे आ गए हैं तो हम लोग भी शिनलान अकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। मेरे पास एक आइडियल लाइफ जीने का एक अच्छा सा मौका है, इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले जाओ। योंगफाई इसके लिए मान जाता है और कहता है कि अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो गुआन इसके लिए मान जाता है और वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि इतने में वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि गुआन के वो जूनियर डोंग की खातिरदारी कर रहे होते हैं। और प्रिंसेस फिर डोंग से कहती है कि तुम यहाँ पे मजे करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। तो डोंग को सिर्फ खाना चाहिए था, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। योंगफाई, गुआन और प्रिंसेस तीनों ही उस सेट गेट से जैसे ये एंटर करते हैं तो उन्हें सामने कुछ स्टोन पिलर्स दिखाई देते हैं जो कि साइज में काफी बड़े और कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लग रहे होते हैं। और गुआन कहता है कि सीनियर, ये जगह मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। मगर अचानक से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें वहाँ पर वेलकम करती है और हमें दिखाया जाता है कि 3 छोटे से पपेट्स उनके सामने आ जाते हैं जो कि उन्हें गाइड करते हुए कहते हैं कि तुम लोग इस वक्त ट्रायल ग्राउंड पे खड़े हुए हो। अगर तुम लोग इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम लोग एडमिशन के लिए आगे जा सकते हो। हमारे शिनलान सेक्ट का यही रूल है, सबसे पहले तुम्हें अपने ट्रायल को अपनी स्ट्रेंथ के दम पर जीतना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे मौजूद सेंट्रल एरिया के अंदर चले गए तो तुम लोग ऑटोमेटिकली एडमिशन के लिए क्वालिफाइड कर जाओगे। तुमसे पहले भी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों ने भी यही प्रोसेस फॉलो किया है। ये कहने के बाद वो उन्हें कुछ बॉडी प्रोटेक्टर ट्रेजर्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लो। अगर तुम्हारी बॉडी में मौजूद ये छोटा सा नेक्रोमेटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे। और अगर तुम लोगों को लगे कि शायद तुम लोग खतरे में पड़ गए हो तो फिर तुम लोग इसकी मदद से हमें हेल्प के लिए बुला सकते हो। हम लोग फौरन से वहाँ पर पहुँचकर तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते उन लोगों को ट्रायल के लिए बेस्ट विश भी कर देते हैं। और फिर प्रिंसेस कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मगर मुझे यहाँ पे एक सिंगल बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा। कितनी अजीब सी बात है। और फिर वो लोग उन स्टोन पिलर्स की तरफ देखते हैं। अचानक उन्हें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर गुआन कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये स्टोन पिलर्स यहाँ पे आने वाले लोगों की छुट्टी कर देते हैं। ये देखकर योंगफाई कहता है कि इसका मतलब फिर ये है कि एग्जामिनर्स वो आम लोग नहीं हैं। अगर वो लोग यहाँ पे आने के बाद इतनी आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं तो फिर ये ट्रायल वाकई में काफी खतरनाक हो सकता है। मगर प्रिंसेस कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, जरा मैं भी देखूं कि आखिर यहाँ पे कितना खतरा है। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोर्ड लेके उस ट्रायल के अंदर चले जाती है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो लड़की कहाँ किसी की बात मानती है। वो जाते जाते उन लोगों से कहती है कि
तुम लोग यहीं पे ही लो प्रोफाइल बनकर रहो, मैं फौरन ये ट्रायल कंप्लीट कर रही हूँ। ये कहने के बाद वो अचानक बीच में आकर रुक जाती है क्योंकि उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे मौजूद स्टोन पिलर्स वो अपने आप ही हिलने लगे हैं। इतने में अचानक एक स्टोन पिलर उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिससे प्रिंसेस बाल बाल बचती है और वो देखती है कि वहाँ से एक और स्टोन पिलर उस पर सेम वैसा ही अटैक कर रहा है, तो वो उसे भी डॉज कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे बिल्कुल खत्म करके रख देती है। और हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ पे मौजूद दूसरे स्टोन पिलर्स भी उस पर एक के बाद एक फायर एनर्जी अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर प्रिंसेस उन अटैक्स को आसानी से डॉज करते हुए कहती है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग खेल है। वो उस ट्रायल में अभी तक डोमिनेट कर रही थी, मगर इतने में अचानक फिर योंगफाई उसे अलर्ट होने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पे कुछ पिलर्स एक साथ मिलकर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हुए उस पर हमला कर देते हैं। तो प्रिंसेस उस अटैक से बाल बाल बचती है और उसके हाथ से वो नेक्रोमैन गिर जाता है जिसे वो फौरन से पकड़ लेती है, मगर दूसरे पिलर्स वहाँ पर आते हैं और वो उसे एक वाटर बबल के अंदर लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से प्रिंसेस वहाँ पे फंस जाती है। ना वो सांस ले पा रही थी, ना ही उसकी बॉडी मूव कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके मरने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे। ये देखते ही योंगफाई तेजी से भागते हुए आता है और अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे उस वाटर बबल के अंदर से खींचकर निकाल लेता है और प्रिंसेस की भी जान में जान आती है। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी क्योंकि उस बबल के अंदर उसे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मगर वो योंगफाई के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं वहाँ पे ट्रायल में खुद से सब कुछ हैंडल कर लेती। तो योंगफाई कहता है कि मैंने कुछ देर पहले अच्छे से देखा था कि तुम फंसी हुई थी और अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो शायद तुम्हारे पास बाहर निकलने का और कोई ऑप्शन था भी नहीं। मगर प्रिंसेस कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो गलत था, ये ट्रायल कोई इतना बड़ा ट्रायल भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर, फायर, अर्थ और इलेक्ट्रिक एलिमेंट पावर है और हम लोग यहाँ पर हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते क्योंकि अगर हमने हेल्प मांग ली तो खेल खत्म हो जाएगा। मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुम एक मिनट के लिए जरा ऊपर की तरफ देखो। तो प्रिंसेस पलट कर देखती है तो उसे वहाँ पर एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। उसे वहाँ पर देखकर प्रिंसेस कहती है कि मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया, मैं इसके इतना करीब थी। और फिर योंगफाई कहता है कि अब अगर तुम जाओगी तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। के बाद योंगफाई उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि अगर ये कोई फॉर्मेशन है तो फिर यहाँ पर फॉर्मेशन का कोई ना कोई सोर्स भी होना चाहिए। ये कहने के बाद वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसे कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं। उन स्टार्स को देखकर वो कहता है कि अच्छा, तो ये स्टार कॉन्स्टेलेशन इस ट्रायल का हार्ट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लेजेंडरी फॉर्मेशन 7 स्टार एरे है। और फिर वो उन पिलर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब फिर ये है कि 7 स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद 7 पिलर्स को कंट्रोल कर रही हैं जो कि बाकी पिलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और इन 7 फंक्शंस को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें तो हम लोग इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि वो पिलर्स कौन से हैं, मैं उन्हें एक एक करके बर्बाद करके रख दूंगी। तो योंगफाई कहता है कि मुझे भला कैसे पता होगा, मैं कोई फेरी या कोई इमोर्टल तो नहीं हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम इतनी देर तक ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे थे, बिला वजह में तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। मगर योंगफाई कहता है कि मैं जरा एक और स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, अगर ये पिलर सारे के सारे एक साथ मूव करने लगे तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि हमें कौन से पिलर को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि कुछ पिलर्स मूव करेंगे और उनमें से कुछ पिलर्स वहीं पे ही खड़े रहेंगे, मगर वहाँ पर भागकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर ग्वान भी कहता है कि आखिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे और उन सारे के सारे स्टोन्स को एक साथ मूव कैसे करवाएंगे, हम लोग उड़कर भी नहीं जा सकते। ये कहने की देर थी कि योंगफाई के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो लोग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई ने उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ा हुआ होता है और उससे कहता है कि ग्वान, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम लोग इस प्लान के जरिए तुम्हें अपने साथ इस एकेडमी में जरूर लेकर जाएंगे। तो ग्वान कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लेना। ये कहते ही अचानक योंगफाई उसे उन पिलर्स के ऊपर थ्रो कर देता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे पिलर्स मूव करने लगते हैं और उनमें से कुछ पिलर्स उस पर डायरेक्टली हमला करना शुरू कर देते हैं। और योंगफाई जब नीचे देखता है तो उसे वो पिलर नजर आ जाता है जो कि उस फॉर्मेशन का सोर्स होता है। वो फौरन से जाकर उस पिलर को काट कर रख देता है। इसी तरह फिर प्रिंसेस वो भी जाती है और उन स्टोन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इस तरह उनका ये ट्रायल कंप्लीट कर पाना और भी ज्यादा आसान हो गया था क्योंकि वो सारे स्टोन पिलर्स ऊपर की तरफ फोकस कर रहे थे और नीचे जाकर योंगफाई और प्रिंसेस एक एक करके उन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और ऊपर से ग्वान भी उन अटैक्स को आसानी के साथ डॉज करता हुआ जा रहा होता है, मगर योंगफाई उसे नीचे गिरने नहीं देता। वो उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड से फिर से पकड़ता है और ऊपर थ्रो कर देता है, मगर ग्वान देखता है कि वो सीधा एक पिलर की तरफ जा रहा है जो कि उन पिलर्स का मेन सोर्स है।
वो योंग फाई से कहता है कि इस पिलर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मगर दूसरी तरफ योंग फाई एक स्पीयर लेता है और उसे जोर से जाकर हिट करता है, जिसकी वजह से वो स्पीयर उस पिलर से जा टकराता है और गुआन की भी जान बाल बाल बचती है। बस 1 सेकंड की देर होती और गुआन भी उस स्पीयर के साथ साथ पिलर पर जाके टकरा जाता। इतने में वो लोग देखते हैं कि अचानक से वो सारे के सारे पिलर्स मूव करने लगे हैं और हवा में ऊपर जाने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो सारे के सारे पिलर्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो योंग फाई कहता है कि फौरन से इन पिलर्स को पकड़ लो। ये कहने के बाद वो लोग एक पिलर को पकड़ते ही हवा में ऊपर जाने लगते हैं। जिसके बाद गुआन कहता है कि वेरी गुड, अब मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। ये कहने के बाद अचानक वो अपना हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो योंग फाई और प्रिंसेस भी उसके साथ साथ नीचे आ जाते हैं और फिर योंग फाई उसे कहता है कि तुम जरा सब्र करो, अभी तुम्हें अपना ख्वाब पूरा करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। वो अपने सामने देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो सारे के सारे स्टोन पिलर्स एक जगह जमा हो रहे हैं और वो लोग उसी जगह जमा हो रहे थे जहाँ पे वो एनर्जी सोर्स मौजूद था। देखते ही देखते वो स्टोन कंबाइन होकर एक स्टोन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखते ही प्रिंसेस को फिर से जोश आ जाता है और वो कहती है कि इसे तो मैं मारूंगी। ये कहते ही वो फिर से आगे जाती है और अपनी सोर्ड के जरिए उस मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देती है। वो स्टोन मॉन्स्टर अपनी शील्ड के जरिए उस सोर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो शील्ड उस सोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े करके रख देती है, जिस पर प्रिंसेस को भी एक झटका सा लगता है और वो मॉन्स्टर प्रिंसेस के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उसे एक जोर से पंच मारने ही वाला होता है कि अचानक से गुआन वहाँ पर आकर उस पंच को रोक लेता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम एलिमिनेट हो जाओगी। इतने में मॉन्स्टर उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है तो गुआन वहीं पे ही खड़ा रहता है, मगर अचानक वो मॉन्स्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। असल में उस पर पीछे से योंग फाई ने अपने स्पीयर से हमला करके उसे खत्म कर दिया था, मगर वो मॉन्स्टर उस एनर्जी सोर्स के सामने आकर फिर से एक और रूप ले लेता है। ये देखते ही योंग फाई अपनी लेजेंडरी कमान के जरिए उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि इतने में अचानक से फिर से वो गाइड पपेट वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि इस ट्रायल में किसी तरह के मैजिक आर्टिफैक्ट को यूज करना अलाउड नहीं है। ये देखकर योंग फाई भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैं इसे यूज नहीं कर सकता। उन लोगों के लिए अब उस ट्रायल को पास कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो लोग अपने ट्रेजर्स को भी यूज नहीं कर पा रहे थे और ऊपर से वो मॉन्स्टर अब उन लोगों पर लाइटनिंग एनर्जी के जरिए हमला करना शुरू कर देता है। तो वो लोग भागते हुए वहाँ से अपनी जान बचाते हैं, मगर वहाँ पे मौजूद वो स्टोन पिलर्स उनका रास्ता रोकते हैं और चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अचानक योंग फाई ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी दिखाई दे रही होती है, जिसके बाद वो गुआन की सारी एरोस को बाहर निकालता है, जिस पर गुआन कहता है कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। मगर हम देखते हैं कि योंग फाई उन सारी की सारी एरोस को हवा में ऊपर थ्रो करता है और ऊपर जाकर फिर उन सारे के सारे एरोस को उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। तो सारे के सारे एरोस उस मॉन्स्टर के आसपास मौजूद स्टोन्स को जाकर हिट करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर मौजूद लाइटनिंग सीधा उन स्टोन्स की तरफ अट्रैक्ट होती है और जैसे ही उनसे टकराती है तो वो स्टोन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर योंग फाई कहता है कि अब जाओ और उस मॉन्स्टर पर हमला करो। तो प्रिंसेस फौरन से ऊपर चली जाती है और गुआन हाओ के वेपन के साथ उसके सिर पर एक जोर से वार करती है, जिसकी वजह से उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी से बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। वो बहुत ही जल्द फटने वाला था। ये देखने के बाद वो तीनों के तीनों उस स्पिरिचुअल एनर्जी कोर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस ट्रायल को पास कर लेते हैं और बाहर निकलते ही वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। मगर वहाँ पे खड़े हुए लोग उनसे कहते हैं कि खामोश हो जाओ। ये सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि वो लोग तो एक और ग्राउंड के अंदर आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं। वो सारे के सारे वहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए आए थे और फिर वहाँ पर उनके सामने वही पपेट गाइड्स आ जाती हैं और वो उन लोगों से कहती हैं कि कांग्रेचुलेशंस, पिछले 5000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 26 ही सिलेक्ट हो पाए हैं। अब तुम सब लोग रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस को फॉलो करो। और प्रिंसेस कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस ट्रायल को तो हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने पास किया है। मुझे लगा कि शायद सिर्फ हम ही लोग हैं जो कि अकेले इस ट्रायल को पास
पास कर पाए हैं। मगर योंगफे उससे कहता है कि हमारे अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं, इसीलिए बेहतर यही है कि हमें इनसे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए। मगर फिर प्रिंसेस कहती है कि जरा एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मून वर्शिप किंगडम का कोई ना कोई बंदा यहाँ पे मौजूद जरूर होगा, मुझे एक मिनट के लिए उस किलर को ढूंढने दो। ये बात सुनकर योंगफे कहता है कि क्या कहा तुमने, वो किलर यहाँ पे? तो प्रिंसेस कहती है कि तुम सच में बहुत ही अजीब हो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, हम इसे जरूर अवेल करेंगे। ये कहने के बाद वो ग्वान के साथ भागते हुए उस पैलेस के अंदर चली जाती है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। वहाँ पे एक बंदा एक बुक एक बॉक्स के अंदर डालता है तो वहाँ पे उसके सामने एक स्क्रॉल जैसी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फिर वहाँ पे फिर दूसरा बंदा आता है और वो जैसे ही खुद को रजिस्टर करवाने वाला होता है तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक किलर हो। ये बात सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मगर प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें अभी से ही वार्न कर रही हूँ, ये लड़का मेरा बॉडीगार्ड है, अगर तुमने हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। मगर ग्वान उससे कहता है कि ब्रदर माफ करना, इस लड़की का स्क्रू थोड़ा सा ढीला है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इतने में अचानक फिर वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि सीधा ग्वान की तरफ आगे जा रहा होता है और उसके करीब पहुँचते ही वो उसे अपना शोल्डर मारता है तो ग्वान जोर से जाकर जमीन पे गिरता है। ये देखकर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं, ये शेनलान अकेडमी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, तुम्हारे जैसे मामूली से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम तो मेरे शोल्डर के हल्के से पुश करने से ही जमीन पे जा गिरे हो। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारे जैसे लोगों को मारना तो इतना आसान होगा कि जैसे किसी मक्खी को मारना हो। ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा भी रिलीज करता है। मगर इतने में फिर वहाँ पर चुनियान आ जाती है और कहती है कि ओ हेलो ब्रदर, कौन हो तुम और तुम्हें ये टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है कि हम लोग वीक हैं या फिर नहीं। तो बंदा कहता है कि मेरा नाम केविन जुओ है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। इस वक्त मैं यहाँ का एक सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड डीन बनकर काम कर रहा हूँ। ये शेनलान कॉलेज है, इसीलिए यहाँ पर रूल्स को फॉलो किया जाता है, इसीलिए तुम लोग भी रूल्स को फॉलो करो, ना कि अकेडमी को कोई मच्छी मार्केट समझकर यहाँ वहाँ फिरते रहो। तो प्रिंसेस चूचू से कहती है कि तुम भले ही एक सीनियर होगे मगर हम लोग भी अकेडमी में इज्जत के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे सीनियर में इतना दम है कि वो मुझे इस अकेडमी से बाहर निकाल सके। ये सुनकर केविन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। ये कहने के बाद वो वहाँ पे जाकर उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स उठाता है और उन्हें फाड़कर हवा में ऊपर फेंक देता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुमने मुझे स्ट्रेंथ के दम पर हरा दिया या फिर मेरे टेस्ट को पास कर लिया तो फिर मैं तुम्हें 3 नए फॉर्म्स दूंगा। ये सुनने के बाद फिर योंगफे भी वहाँ पर आ जाता है और उसके सामने आकर कहता है कि सीनियर, हम लोग बहुत ही दूर से यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ पे सिर्फ एडमिशन लेना है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैंने किसी भी सेक्ट में इस तरह का कोई प्राइवेट एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं देखा, ऐसा रूल कहीं भी नहीं होता। मगर केविन उन्हें कहता है कि शेनलान का सबसे पहला रूल ही यही है कि जिसके पास स्ट्रेंथ है वही फैसले कर सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर तुम मेरे सामने इस तरह अकड़कर बात मत करो और अगर तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो तो डायरेक्टली मेरे साथ 1-on-1 फाइट करके देखो। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ शो करते हो तो वाकई में तुम इस अकेडमी के लायक होगे और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें खुद ब खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर योंगफे अपने आसपास देखता है और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो इन सब लोगों के सामने अपनी ट्रू पावर को शो नहीं करना चाहता। उसे पता है कि अगर उसने एक मर्तबा भी अपनी पावर्स को शो कर दिया तो सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। मगर वो इस एग्जाम को भी पास करना चाहता था ताकि वो शेनलान अकेडमी में एडमिशन ले सके और ऊपर से उसे केविन पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसे केविन की अकड़ बाहर निकालनी थी। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर खुद से अपने रूल्स बनाना चाहते हो। पर इतने में अचानक प्रिंसेस बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुमने तो कहा था ना कि तुम खुद को लो प्रोफाइल शो करोगे, इसे मैं हैंडल करती हूँ, ये वैसे भी इतना ताकतवर नहीं है। ये सुनकर केविन भी लड़ने के लिए राजी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस बैटल ग्राउंड में बीचों बीच खड़े हुए होते हैं और सब लोग उनकी फाइट देखने के लिए उनके चारों तरफ आ जाते हैं और जैसे ही प्रिंसेस उस पर हमला करने के लिए उस पर वार करती है तो केविन के चारों तरफ मौजूद एक पावरफुल ऑरा प्रिंसेस को वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि सच में ये बंदा तो काफी दमदार है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे अटैक को इस तरह ब्लॉक कर
सकेगा। केविन ने उसके सामने एक शर्त रखी होती है कि अगर वो केविन को एक कदम भी पीछे हटा लेती है तो वो जीत जाएगी। वो केविन पर एक फायर एनर्जी अटैक करती है तो दूसरी तरफ केविन आइस क्रिस्टल्स उसकी तरफ थ्रो करता है जिससे प्रिंसेस बाल बाल बचती है। और दूसरी तरफ फिर केविन उसकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहता है कि तुम ये मैच हार गई हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर प्रिंसेस गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और ये मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते ही वो एक सीटी बजाती है और दूसरी तरफ वो व्हाइट टाइगर फौरन से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उड़ते हुए सीधा प्रिंसेस के पास आ पहुंचता है। तो प्रिंसेस उस व्हाइट टाइगर के ऊपर खड़ी हो जाती है। ये देखकर केविन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम ये चीटिंग नहीं कर सकती। मगर इस तरफ प्रिंसेस उस टाइगर से कहती है कि जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ कि तुम इसके साथ क्या कर सकते हो। ये सुनते ही व्हाइट टाइगर फौरन से अपनी लाइटनिंग पावर को जनरेट करना शुरू करता है और जैसे ही केविन पे हमला करता है तो केविन अपने आप को बचाने के लिए अपने रेलिक का इस्तेमाल करता है और लाइटनिंग अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो केविन को काफी पीछे धकेल देता है। मगर दूसरी तरफ केविन फिर उस अटैक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है जो कि सीधा एक स्टेचू को जाकर हिट करता है। और फिर प्रिंसेस कहती है कि तुमने कहा था कि तुम एक कदम पीछे हटे तो तुम हार जाओगे, देखो मैंने तुम्हें 2 कदम पीछे हटा दिया है, इसीलिए अपनी हार मानो और मेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। मगर केविन उससे कहता है कि ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने टियर 3 टाइगर को ढूंढ निकाला है, मगर ये देखकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि तुम चीटिंग करके मुझे ट्रायल में हराना चाहती हो और उसके बावजूद भी तुम बेशर्मी के साथ ये कह रही हो कि मैं तुमसे माफी मांगू। तुम्हें इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। मगर प्रिंसेस कहती है कि इसमें चीटिंग वाली क्या बात है, तुम इतने ज्यादा स्लो हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर तुम उस अटैक को डॉज कर लेते तो शायद तुम्हें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और वैसे भी मेरे किंगडम में लोग ड्रैगन और एनिमल्स के साथ रहते हैं और उनके ही साथ रहकर फाइट करते हैं और मैंने अगर अपने पेट के साथ फाइट की है तो फिर इसमें चीटिंग वाली क्या बात है। मेरे ख्याल से तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मेरी मानो और भी ज्यादा शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो इसी वक्त मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर केविन वहीं पे ही खड़ा रहता है और दूसरी तरफ हमें एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि प्रिंसेस से कहती है कि लगता है कि शायद इस लड़की को हमारे एकेडमी के रूल्स का पता नहीं है। और फिर हमें ऊपर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्पिरिट बर्ड होता है जिसके साथ एक लड़की होती है। वो वहाँ पे आती है तो उस बर्ड को देखकर वो व्हाइट टाइगर थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड व्हाइट टाइगर के सामने आकर लैंड करता है और उसके ऊपर खड़ी हुई वो लड़की जैसे ही सामने आती है तो उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।